नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 5 प्राकृतिक आपदाएं। तो बच्चों हम पढ़ेंगे 12 मार्च 2011 के दिन कृष्णा ने समाचार पत्र में सुनामी घटना के चित्रों को देखा। उसने विद्यानगर जाकर अपने वर्ग शिक्षक को पूछा, सर समाचार पत्र में सुनामी घटना के बारे में दिया गया है। यह सुनामी क्या है? यह किस तरह उत्पन्न होगी? सर ने कहा, प्राकृतिक आपत्ति के दो प्रकार होते हैं। एक, पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होता है। जबकि बाहरी परिवर्तन के कारण क्या होता है, बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल की घटनाएं होती है। यानी कि तो बच्चों 12 मार्च 2011 के दिन कृष्णा ने समाचार पत्र में सुनामी की घटना के चित्रों को देखा था। उसने विद्यालय जाकर अपने वर्ग शिक्षक को पूछा, सर समाचार पत्र में सुनामी घटना के बारे में दिया गया है। यह सुनामी क्या है? यह किस तरह उत्पन्न होती है? सर ने कहा, प्राकृतिक आपदा के दो प्रकार है। कौन कौन से? दो। एक, पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन होता है और पृथ्वी के बाहरी परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन में क्या क्या आएगा? भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होता है। और बाहरी परिवर्तन में क्या होता है? बाढ़ आती है, सूखे की स्थिति होती है, तूफान होता है और दावानल की घटनाएं होती है। तो बच्चों आप लाइन कर सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक में क्या आएगा? भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होती है। और बाहरी परिवर्तन में क्या आएगा? बाढ़ और सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल की घटनाएं जैसी होती है। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं भूकंप। तो भूकंप पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाले तीव्र भू संचलन और दबाव के कारण कुछ कमजोर भाग अचानक तेजी से कांप उठते हैं। इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप क्रिया के केंद्र बिंदु से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है, जिसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र पृथ्वी के नीचे के भाग में होते हैं। इस आंतरिक भू संचलन के कारण ही भूकंप होता है। यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में यानी कि जमीन के अंदर जो होता है वो तीव्र भू संचलन और दबाव के कारण कुछ कमजोर भाग होते हैं, वो अचानक तेजी से कांप उठते हैं। इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को क्या कहते हैं हम? भूकंप। तो बच्चों लाइन कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भूकंप क्रिया के केंद्र बिंदु से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र पृथ्वी के नीचे के भाग में होते हैं। इस आंतरिक भू संचलन के कारण ही भूकंप होता है। तो बच्चों 5.1 की तस्वीर आप देख सकते हो। भूकंप के कारण होने वाले स्तर भंग। तो भूकंप के कारण होने वाले स्तर भंग आप 5.1 की तस्वीर देख सकते हैं। और 5. भूकंप केंद्रों में से भूकंप की लहरें सभी जगह फैलती है। उसमें से कई लहरें भूसतह तक पहुंचकर अपना प्रभाव फैलाती है। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह से नजदीक के स्थान या केंद्रों को भूकंप निगमन केंद्र कहते हैं। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव भूसतह पर निगमन केंद्र के भारत में अनुभव किया जाता है। उस केंद्र में जितना जाते हैं। तो बच्चों हम भूकंप केंद्र से भूकंप की लहरें सभी जगह से फैलती हुई दिखाई दे रही है। उसमें से कई लहरें भूसतह तक पहुंचकर अपना प्रभाव फैलाती है। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नजदीक के स्थान या केंद्रों को क्या कहते हैं? भूकंप निगमन केंद्र कहते हैं। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव भूसतह पर निगमन केंद्र के भाग में अनुभव किया जाता है। उस केंद्र से जितना दूर जाते हुए स्थान पर बाएं जैसे ही उसका प्रभाव कम होता जाता है। किसी भी प्रदेश में होने वाले भूकंप का प्रभाव भूकंप के वेग के ऊपर आधारित होता है। भूकंप आलेख यंत्र द्वारा भूकंप का उद्गम स्थान और वेग तीव्रता को जाना जा सकता है। भूकंप होने के मुख्य 3 कारण हैं। एक, ज्वालामुखी भूकंप, विभंगजन्य भूकंप
भूसंतुलन जन्य भूकंप। तो बच्चों, कितने प्रकार का होता है ये? 3 प्रकार का। एक ज्वालामुखी भूकंप, विभंगजन्य भूकंप और भूसंतुलन जन्य भूकंप। ज्वालामुखी। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि ज्वालामुखी अर्थात भूसतह के कमजोर चट्टान के स्तर में पड़ी हुई दरार या छिद्र का नाम है, जिसमें होकर भूगर्भ का धकधकता हुआ लावा रस, यानी कि इसे क्या कहते हैं? मैग्मा, विविध कद और आकार की चट्टान, पत्थर, राख, बाष्प और अन्य गैसें भूसतह पर आने लगती है। यानी कि ज्वालामुखी बच्चों, ज्वालामुखी अर्थात क्या है? भूसतह के कमजोर चट्टानें होती है, उसके स्तर में पड़ी हुई दरार, और इसे क्या कहा जाता है? छिद्र का नाम, जिसमें से होकर भूगर्भ का धकधकता लावा, यानी कि इसे क्या कहते हैं? रस यानी कि मैग्मा, जो विविध कद और आकार की चट्टानें लेके आता है। उसमें पत्थर होता है, राख, बाष्प और अन्य गैसें भूसतह पर आने लगती है। तो बच्चों, यहाँ 5.3 में आप देख सकते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी कि यहाँ पर चित्र जो दिया गया है उसमें सुषुप्त यानी कि अंदर ज्वालामुखी है, अभी फटा नहीं है। तो 5.4 में आप देख सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि हमारी जो फोटो स्क्रीन है उसमें ज्वालामुखी बाहर निकल रही है, विस्फोटक हो रही है, वो हम देख सकते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट होने का मुख्य 4 कारण हैं। कितने कारण हैं? 4। एक, पृथ्वी के गर्भ का तापमान। दूसरा, प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति। तीसरा, वायु और बाष्प का उद्भवन। चौथा, मैग्मा का भूसतह की तरफ वहन। तो बच्चों, ज्वालामुखी विस्फोटन होने के मुख्य कितने कारण हैं? 4। एक, पृथ्वी के गर्भ का तापमान, प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति, वायु और बाष्प का उद्भव और मैग्मा का भूसतह की तरह वहन। मैग्मा के नीचे रही हुई गैसों मैग्मा को ऊपर उठाती है। दूसरे, ऊपर ही कमजोर चट्टानों की दरार के द्वारा प्रवेश किया पानी बाष्प बन जाता है। इस दबी हुई बाष्प के समूह को योग्य जगह न मिलने से वह वेग से बाहर निकलने का प्रयास करती है। इस प्रयास में वह अपने साथ प्रवाही मैग्मा को भी जोर से ऊपर की तरफ खींच लाता है। भूसतह के ऊपर आते ही मैग्मा में रही हुई गैस दबाव मुक्त बनने से तेज विस्फोट के साथ लावा, विविध कद और आकार के चट्टानों के टुकड़े, राख आदि आकाश में ऊंचाई तक उछलते हैं, जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है। बाद में सभी ज्वालामुखी पदार्थ नीचे गिरते हैं और उनका शंकु आकार का ढेर बन जाता है। यदि बाष्प और गैसों का प्रमाण अधिकतर होता है तो भूसतह के ऊपर कम जगह वाला छिद्र हो तो भयंकर विस्फोट होता है, परंतु बाष्प और गैसों का प्रमाण कम हो और भूस्तर ही लंबी दरार में से विस्फोट होता है तो लावा धीरे धीरे शांति से बाहर निकलता है और फैलता है। तो मैग्मा के नीचे रही हुई गैसों मैग्मा को तो ऊपर उठाती है, दूसरे ऊपर ही कमजोर चट्टानों की दरार के द्वारा प्रवेश किया गया हुआ पानी क्या बन जाता है? बाष्प बन जाता है। इस दबी हुई बाष्प के समूह को योग्य जगह न मिलने पर वह वेग से बाहर निकलने का प्रयास करती है। इस प्रयत्न में वह अपने साथ प्रवाही मैग्मा को भी साथ लेकर जोर से ऊपर की तरफ खींच लाता है। भूस्तर के ऊपर आते ही मैग्मा में रही हुई गैस दबाव मुक्त बनने के लिए तेजी से विस्फोट के साथ लावा यानी कि रस, जिसे क्या कहते हैं? मैग्मा, जो विविध कद और आकार के चट्टानों के टुकड़े, राख आदि आकाश में ऊंचाई तक उछलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। बाद में सभी ज्वालामुखी पदार्थ नीचे गिरते हैं और उनका शंकु आकार ढेर बन जाता है। यदि बाष्प और गैसों का प्रमाण अधिकतर हो, भूसतह के ऊपर
कम जगह वाला छिद्र हो तो भयंकर विस्फोट होता है, परंतु बाष्प और गैसों का प्रमाण कम हो तो भूसतह की लंबी दरार में से ही विस्फोट होता है। तो लावा धीरे धीरे शांति से बाहर निकलता है और फैलता है। तो ज्वालामुखी के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। 1 सक्रिय ज्वालामुखी, 2 सुषुप्त ज्वालामुखी और 3 मृत ज्वालामुखी। तो सक्रिय यानी कि बाहर निकलता है, सुषुप्त यानी कि धीरे धीरे निकलता है, मृत यानी कि वो नीचे रहता है, दब जाता है। संसार में बहुत सी जगह विविध प्रकार के ज्वालामुखी आए हुए हैं। भारत में अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में केवल एक ही जगह पर ज्वालामुखी आया है। ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है वहाँ स्थानीय विस्तार में भयंकर विनाश होता है। यानी कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार है? सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी है। संसार में बहुत सी जगह ऐसी है ज्वालामुखी आए हुए। भारत में अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में केवल एक ही ज्वालामुखी आया हुआ है। ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है वह स्थान विस्तार में भयंकर विनाश होता है। ज्वालामुखी के सब लाभ भी होता है, क्योंकि लावा फैल जाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। लावा जावा और सुमित्रा की लावा में से बनी हुई जमीन को भी उपजाऊ होने से अच्छी खेती होती है। ज्वालामुखी के बढ़ाव वाले क्षेत्र की पोटास युक्त मिट्टी में खेती करके किसान अधिकतर उत्पादन करता है। यानी कि ज्वालामुखी से लाभ भी होता है। लावा फैल जाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। उसमें जावा और सुमात्रा की लावा में से बनी हुई जमीन खूब ही उपजाऊ जमीन यानी कि अच्छी खेती होती है। ज्वालामुखी के ढलाव वाले क्षेत्र की पोटास युक्त मिट्टी में खेती करने के लिए किसान अधिकतर उत्पादन प्राप्त करता है। ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म पानी के झरने में ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म पानी के झरने में जंतुनाशक द्रव्य होने से चमड़ी के मरीजों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना हुआ है। ज्वालामुखी के कारण पारा, एंटीमनी, शीशा, जस्ता, टंगस्टन, कलई आदि धातुमय खनिज भू सतह के थोड़ी गहराई से ही प्राप्त होता है। ज्वालामुखी नली में लावा रस ठंडा हो जाने से और कार्बन के ऊपर दबाव आ जाने से समय बीतने पर उसमें से ही हीरे बनते हैं। ज्वालामुखी से ही निकलने वाली विखंडित चट्टानी पदार्थों के छोटे पत्थरों को लापेली के रूप में पहचाना जाता है। उसे मनपसंद रूप दिया जा सकता है, इसीलिए वह खूब उपयोगी साबित होता है। यानी कि ज्वालामुखी जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र गर्म पानी के झरने में जंतुनाशक द्रव्य होने के चमड़ी के मरीजों के लिए आशीर्वाद रूप साबित हुआ है। ज्वालामुखी के कारण क्या क्या मिल रहा है? पारा, एंटीमनी, शीशा, जसत, टंगस्ट, कलई आदि धातुमय खनिज भू सतह के थोड़ी गहरा से ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी नली में लावा रस ठंडा हो जाने से और कार्बन के ऊपर दबाव आ जाने से समय बीतने पर उससे क्या हो जाता है? हीरा। ज्वालामुखी में से निकलने वाली विखंडित चट्टानों जो होती है पदार्थों के छोटे पत्थरों को लापेली के रूप में पहचाना जाते हैं। इसे मनपसंद रूप दिया जाता है, इसीलिए वह उपयोगी साबित भी हुआ है। तो बच्चों हम देख सकते हैं 5.5 की सुनामी की लहरों का दृश्य। तो बच्चों सुनामी का दृश्य हम देख सकते हैं। समुद्र की सतह पर आए हुए ज्वालामुखी के फटने से या सतह पर भूकंप होने से समुद्र की तरह खूब शक्तिशाली विनाशक लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। वह लहरें ऊंची और असाधारण लंबी होती है। यानी कि समुद्र की सतह आए हुए ज्वालामुखी को फटने या सतह पर भूकंप होने से समुद्र की सतह पर खूब शक्तिशाली विनाशक लहरें उत्पन्न होती है। हमारे घरों से भी ऊंची होती लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। वो लहरें ऊंची और असाधारण लंबी होती है। तो 5.5 सुनामी की लहरों का दृश्य बच्चों आपने
देखा। इसकी लंबाई लगभग 700 से 1600 किमी जितनी होती है। ये लहरें खूब तेजी से और लंबी दूरी करने वाली होती है। इस प्रकार की लहरों से पानी तेजी से किनारे पर ऊंचाई तक पहुंच जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो 11 मार्च 2011 में जापान में देखने को मिला था। यानी कि बच्चों सुनामी उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 700 से 1600 किमी जितनी होती है। यह लहरें खूब तेजी से उठती है और लंबी दूरी तक फैलती है। इस प्रकार की लहरों से पानी तेजी से किनारे तक ऊंचाई तक पहुंच जाता है और बड़ी दुर्घटनाएं भी होती है, जो 11 मार्च 2011 में जापान में हुआ था। तो बच्चों हम देखेंगे चक्रवात या झंझावात से बड़ी और शक्तिशाली लहरें उत्पन्न होती है। तूफान शांत हो जाने के बाद भी उसका आकार बदलता है तथा ऊंची और लंबी तरंग लंबाई की लहरें बनती है। समुद्र में वे लहरें उछलती हुई दिखाई पड़ती है और उद्भव स्थान से दूर हजारों किमी तक फैल जाती है। इस प्रकार की लहरें जब समुद्र किनारे पहुंचती है तब अधिकतर नुकसान पहुंचता है। इसलिए इन लहरों को प्रलयकारी लहरें भी कहा जाती है। सभी समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर से बड़ी चट्टानों या हिमशिला अचानक समुद्र में टूट पड़ती है, उससे भी प्रलयकारी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, यानी कि चक्रवात यानी कि झंझावात। तो बच्चों कभी कभार आता है, वो शक्तिशाली लहरें उत्पन्न होती है। तूफान शांत होने जाने के बाद भी अगर स्वरूप बदलता है तथा ऊंची और लंबी तरंग लंबाई की लहरें भी बनती है। समुद्र में वो लहरें उछलती हुई दिखाई पड़ती है और उद्भव स्थान से दूर हजारों किमी तक फैलती है और दुर्घटना बन जाती है। इस प्रकार की लहरें जब समुद्र किनारे पहुंचती है तब अधिकतर नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इन लहरों को क्या कौन सी लहरें कहती है? प्रलयकाली लहरें भी कहा जाता है। कभी कभी समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर से बड़ी चट्टानों या हिमशिला अचानक समुद्र में टूट पड़ती है, उससे भी प्रलयकारी बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है। तो बच्चों हम यहाँ पर 5.6 में देख सकेंगे बाढ़ के विनाश का दृश्य। तो बाढ़ के विनाशकारी दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं। तो नदी के एकाएक तेजी से आने वाले पानी के प्रवाह को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ आने के मुख्य दो कारण हैं। एक, वर्षा ऋतु में यदि नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अधिकतर बरसात हो तो बाढ़ आती है और किसी नदी पर बना हुआ बांध टूट जाए तो नदी किनारे और निचली तटीय भाग में बाढ़ आती है। तो बाढ़ कब कब आती है? और वर्षा ऋतु में यदि नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अधिकतर बारिश हो तब आती है और किसी नदी पर बांधा हुआ बांध टूट जाता है तभी नीच तटीय भाग में बाढ़ आती है। तो जानने जैसा नदी का नाम क्या है? गंगा यमुना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर भारत। वर्ष कौन सा है? 1978 में। और मच्छू जानने वाला जैसा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मोरबी 1979। और तापी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सूरत में 2006 में। कोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार 2008 में। तो बच्चों अकाल, तो 5.7 में अकाल के समय का दृश्य आप देख सकते हैं। अकाल यानी कि जिस साल ज़्यादा बारिश नहीं होती है उस साल क्या आता है? अकाल आता है। बरसात न होने से भोजन पानी की कमी उत्पन्न होती है, यानी कि बरसात न होने से भोजन और पानी की कमी उत्पन्न होती है और जमीन के पानी खूब जाने की प्रक्रिया को अनावृष्टि या अकाल कहती है। लगातार 2 वर्ष तक बरसात न हो अथवा बरसात कम मात्रा में हो तब अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिक वृक्ष लगाए जाए और वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए तो अकाल की संभावना कम रहती है। यानी कि बच्चों अकाल के समय का दृश्य तो आपने देख लिया। बरसात न होने पर भोजन पानी की
कमी उत्पन्न होती है और जमीन में पानी सूख जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनावृष्टि या अकाल कहते हैं। लगातार 2 वर्ष तक बरसात न हो और बरसात की मात्रा कम हो जाए तब क्या होता है? अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा के ज़्यादातर वृक्ष लगाने चाहिए और वातावरण को प्रदूषित होने से हमें रुकना चाहिए। इससे हम अकाल भी रोक सकते हैं। आंधी और तूफान। तो 5.8 का चित्र आप देख सकते हैं, आंधी और तूफान का दृश्य। तो आंधी और तूफान, तूफान मचाने वाली हवा अर्थात आंधी, ऐसा इसका सामान्य अर्थ होता है। हम इसे चक्रवात कहते हैं। भारत के समुद्री किनारे के क्षेत्र में कितनी ही बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वहाँ नजदीक के विस्तार में हवा का हलन चलन होता रहा है। यह हलन चलन जब वेग पकड़ता है तब हवा तूफानी होती है, जबकि हवा के तूफान मर्यादित समय के लिए और मर्यादित क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। ऐसे तूफान हरिकेन, टोर्नेडो, चक्रवात आदि नामों से जानते हैं। और हाल ही में उसका उदाहरण ही हाल ही में जो आया हुआ है वो तोक्ते चक्रवात आया हुआ था। तो बच्चों, तूफान चक्रवात मचाने वाली हवा अर्थात इसे क्या कहते हैं? आंधी और चक्रवात, इसका सामान्य अर्थ होता है। हम इसे चक्रवात भी कहते हैं। भारत के समुद्री किनारे के क्षेत्र में कितनी बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वह नजदीक के विस्तारों में क्या होता है? हवा का हलन चलन होता है। यह हलन चलन जब वेग पकड़ता है तब तूफानी होती है, और जबकि हवा के तूफान मर्यादित समय के लिए और मर्यादित क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। ऐसे तूफान, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? हरिकेन, टोर्नेडो और तोक्ते चक्रवात आदि जैसे नाम है। तो बच्चों, 5.8 में आंधी और तूफान का दृश्य देखा। तो बच्चों, हम 5.9 में दावानल के दृश्य देख सकते हैं। दावानल यानी कि क्या होता है? जंगल होता है। जंगल में बिना किसी वजह से क्या होती है? आग लग जाती है, और उसे आग लगने वाले दृश्य को क्या कहते हैं? दावानल कहा जाता है। जंगल में वृक्षों के परस्पर घर्षण, आकाश से गिरती तड़ित या किसी अन्य कारण से आग लग जाती है जिसे दावानल कहते हैं, जिससे वन संपत्ति को अधिकतर नुकसान होता है। यानी कि दावानल किसे कहते हैं? जंगलों में वृक्षों के परस्पर यानी कि परस्पर एक दूसरे का घर्षण होता है, और आकाश से गिरने वाली बिजली किसी अन्य कारण से आग लग जाती है जिसे दावानल कहते हैं, जिसमें वन संपत्ति को अधिकतर क्या होता है? नुकसान होता है। उस नुकसान में कई पशु प्राणियों सब क्या होते हैं? विनाश होता है। तो बच्चों, यहाँ 5.10 की तस्वीर आप देख सकते हैं। भूसंकलन के दृश्य। भूसंकलन के दृश्य आप देख सकते हैं। तो बच्चों, भूसंकलन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। अधिक बरसात के कारण अथवा भूकंप के कारण कई बार पृथ्वी के ऊपर का भाग नीचे की तरह खिसक जाता है, उसे भूसंकलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में वर्षा ऋतु में अधिकतर भूसंकलन के कारण फोक रेलवे का यातायात प्रभावित होता है। यानी कि भूसंकलन के 2 प्रकार होते हैं। अधिक बारिश के कारण भी होता है और भूकंप के कारण भी होता है। कई बार पृथ्वी के ऊपर का भाग नीचे की तरफ खिसक जाता है, उसे भूसंकलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में वर्षा ऋतु में अधिकतर भूसंकलन के कारण कोंकण रेलवे का यातायात प्रभावित हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 1 में 1 से 6 दिए गए हैं और प्रश्न 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति दीजिए, उसमें 1 से 4 दिए गए हैं। तो स्वाध्याय आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखने हैं और प्रश्न 1 और 2 एग्जाम के लिए तैयारी करनी है।